Um, Good afternoon to all of the students. So, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. in section B, this is my first class, and my name is Rajan Prasad, and I'll teach you operation research. I'm teaching in all the sections, operations research, and in the rest of the two sections, first unit about to finish. But in the your section, it is starting now. So we will try to finish it. Let's start. So first of all, I think we should use the English. Otherwise, some students should have problem. Okay. तो ऑपरेशन रिसर्च के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका सिलेबस है वो ये है। पहला है आपका नेचर, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, मेथडोलॉजी ऑफ ओआर, मॉडल्स इन ओआर, ओआर एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और ओआर टेक्निक्स। ये आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम थोड़ा ओआर के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ओआर क्या है। तो ऑपरेशंस रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब कि एक सिस्टमैटिक और अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उस सॉल्यूशन के जरिए हमें डिसीजन बनाने के लिए। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इशू होता है तो हम जो ऑपरेशंस रिसर्च के मॉडल्स या टेक्निक्स होते हैं उनके जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक प्रॉपर तरीके से, और फिर उसको हम जो हमारे टॉप मैनेजमेंट या मैनेजर्स वगैरह जो हमारे एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं वो डिसीजन बनाते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें तो ओ आर एज टर्म्ड इन यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑपरेशन रिसर्च टर्म्ड इन यूरोप इज एन ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसको कहते हैं कि यूएसए में इसको ओ आर और कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में इसको ऑपरेशन रिसर्च के नाम से इन यूरोप में जाना जाता है। मतलब कि जो ऊपर की कंट्री है यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑपरेशन रिसर्च यूरोप में, और ओ आर यहाँ पर इस तरह से बोलते हैं। और कहते हैं कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, क्योंकि ये कुछ जगह इंजीनियरिंग में भी ये चलता है। ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है that uses techniques and statistics to arrive an optimal solution to solve complex problem। मतलब कि हमें जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना है और उनसे डिसीजन मेकिंग बनानी है। इट इज टिपिकली कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखिए, ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं, केवल इतना समझिए कि जो ऑपरेशंस रिसर्च है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और जो हमारे लॉस, कॉस्ट और रिस्क है इसको मिनिमाइज करने के लिए होता है। मीन्स कि हमें बिजनेस में क्या चाहिए, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं या बिजनेस रन करते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट और वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, सेल्स और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होता है। बाकी जैसे लॉस है, कॉस्ट है हमारी, और रिस्क है और टाइम है, इन सबको हमें मिनिमाइज करना होता है। तो हमारे पास ऑपरेशनल रिसर्च में जितने भी मॉडल्स या टेक्निक्स हम पढ़े, जो प्रॉफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करें और जो हमारे पास लॉस है उनको हम मिनिमाइज करें। तो इसमें कुछ ऑपरेशन रिसर्च के कुछ टूल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, ग्राम थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, ये सब इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये हम आगे जैसे मॉडल और टेक्निक्स आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स और टेक्निक्स हैं। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो इसकी कोई वैसे क्लियर हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसका जो मेन ओरिजिन माना जाता है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब कि 1937 से जो 1940-41 तक की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, उस समय से इसका ओरिजिन माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो चार्ल्स बबेज हैं वो फादर ऑफ वॉर कहे जाते हैं, लेकिन इसके कोई वैसा पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन जो इसका मेन ओरिजिन हुआ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि इसकी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल साइंटिस्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था, लेकिन जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ
कि इसका इस्तेमाल फिर इंडस्ट्री और बिजनेस में भी होने लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, देयर इज नो क्लियर हिस्ट्री दैट मेक्स द बर्थ of OR. It is generally accepted that the field originated in England during the World War II. Some say that Charles Babbage is the father of OR because his research into the cost of transportation and sorting of mail led to England's University penny post in 1840. Modern operations research originated at the Bowdeshy Research Station in UK in 1937. ये सब आप पढ़ लेंगे। अब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड अबाउट 1000 men and women were engaged to work for British Army। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके दौरान ब्रिटिश आर्मी में लगभग 1000 आदमी और मतलब कि मेल और फीमेल उसमें काम कर रहे थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड मिलिट्री ऑपरेशन रिसर्च इन यूके बिकम ऑपरेशनल एनालिसिस विद इन द यूके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जो ऑपरेशन रिसर्च था, जो पहले वॉर में इस्तेमाल हुई थी उसकी टेक्निक, उसका क्या हुआ कि ऑपरेशनल एनालिसिस नाम से हुआ ब्रिटेन में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद एक्सपेंडेड टेक्निक्स एंड क्रेविंग अवेयरनेस, और इसके बारे में इसको लोगों को बढ़ावा दिया गया, जिससे इसका आगे हमें इस्तेमाल इंडस्ट्री और बिजनेस, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, हर जगह इसका इस्तेमाल हो सके। अब बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में क्या हुआ, तो ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1957। 1957 में इसका ये फॉर्म, लेकिन ये इसका मेन ये भी नहीं माना जाता कि इसका इस्तेमाल 1957 से ही चालू हो गया था। एक्चुअली इसका जो है 90s के दशक से इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। और जो सबसे पहले OR का इंडिया में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल किया गया था वो था IIMs में, जैसे IIMs अहमदाबाद वगैरह हुए, जो पुराने IIMs हैं सबसे पहले वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब इसका इस्तेमाल बिजनेस में ज़्यादा होने लगा तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, इसके रिजल्ट इतने अच्छे मिले, इसके आउटकम्स इतने अच्छे हो गए कि फिर बिजनेस में इसका मोस्टली इस्तेमाल होने लगा। और इसको जितने भी इंडिया के बिजनेस इंस्टीट्यूशन या बिजनेस वर्क की पढ़ाई है, स्टडी है, उसमें हर जगह इस सब्जेक्ट को एज ए कोर्स सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका जो मेन वो है इंडिया में 90 के दशक से इसका यहाँ पर ये चालू हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर ये इसका 90 के दशक से चालू हुआ है तो इसके जो मेन फीचर हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इसके इंडिया में मेन जो फीचर इस्तेमाल होते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस, गवर्नमेंट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशन है वहाँ हर जगह इन सब का इस्तेमाल होता है। ये कुछ इसकी इंट्रोडक्शन या हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी हिस्ट्री थी ऑपरेशंस रिसर्च की। अगर बात करें कि इसकी डेफिनेशंस क्या है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और एक चीज़ और होती है कि जब इस तरह से जो सोसाइटी के लिए बनाई जाती हैं चीज़ें, सोशल साइंस से रिलेटेड होती हैं, तो उसके जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। तो ऐसे ही इसमें ऑपरेशंस रिसर्च की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू क्लार्क क्या कहते हैं, इट इज एन एक्ट ऑफ विनिंग वॉर्स विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। ये युद्ध को जीतने की एक कला है बिना लड़े हुए। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बिना लड़े हुए भी युद्ध को जीता जा सकता है। लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन है, ये पुरानी डेफिनेशन है, ये आज के समय में उतने कारगर हैं, क्योंकि यहाँ पर वार पहले जब इंट्रोड्यूस हुई थी तब तो वार हो रहा था, लेकिन अब उसके बाद इसका मोस्टली इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री बिजनेस में होने लगा है। जैसे अब ये क्या कहते हैं HM वैगनर, इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। मतलब एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि है। ये एक वैज्ञानिक अप्रोच है जिससे हम जो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और ऑथर है टीएल सैटी, व्हाट ही सेज, वो कहते हैं इट इज आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर्स टू प्रॉब्लम व्हिच अदरवाइज हैव वर्स आंसर। ये हमें बुरे आंसर देने की कला है विच अदर हैव वर्स, जो और बुरे हो सकते हैं। मतलब कि
जो ज़्यादा बुरे हैं उससे हमें बुरे होने के आंसर देने की ये एक कला है। इसको हम किस बिजनेस में किस सेंस में समझ सकते हैं? इसको हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हम इसकी टेक्निक्स के जरिए अपने उस लॉस को कैसे कम कर सकते हैं या अपने लॉस को हम कैसे कवर कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसकी टेक्निक्स और फीचर्स में। बात करते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसके फीचर्स, तो पहला फीचर है इसका कि ये जो है डिसीजन मेकिंग टूल है। OR इज अ डिसीजन साइंस which helps management to make better decision। अगर हम देखें तो इसमें जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग में ही इस्तेमाल होंगी। अगर हम ये कहें कि OR एक डिसीजन मेकिंग टूल है तो ये गलत नहीं होगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसकी टेक्निक्स हैं, सिंप्लेक्स मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, गेम थ्योरी है, क्यूइंग थ्योरी है, सिमुलेशन है, नेटवर्क टेक्निक्स है, क्रिटिकल CPM मेथड है। ये सारे के सारे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हमें प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना है, प्रोडक्शन में अगर हमने सिंप्लेक्स मेथड लगाया है, आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लिया कीजिए। अगर प्रोडक्शन में हमने सिंप्लेक्स मेथड लगाया है तो उसके जरिए हम कैसे अपने डिसीजन को बेटर बना सकते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, अभी हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल लेते हैं। जैसे हमने एक सोप बना रहे हैं, सोप में हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, कलर की, हमने मान लिया दैट इज X1। इसके बाद हमें चाहिए उसके पाउडर की, दैट इज X2। फिर उसमें चाहिए हमें सोडा, दैट इज X3। अब मान लीजिए कि तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल से हमें एक सोप बनाना है, X1 X2 X3। अब इसमें से हमें कितना X1 लेना है, कितना X2 लेना है और कितना X3 लेना है, ये हम इसके OR की जो टेक्निक्स हैं उसके जरिए बना सकते हैं। तो हमें ये भी डिसीजन लेना होता है कि X1 X2 X3 कितना कितना लेना है, लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना मैक्सिमम होना चाहिए। मीन्स अगर हम तीनों को मिला लें तो इससे कितना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये भी हम बता सकते हैं। तो हम मान लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दैट 2X1 + 3X2 + 4X3 should not be greater than 100 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब यहाँ हम अगर किलोग्राम होगा, लीटर, मीटर, जो भी होगा यूनिट हम वो लेते हैं, हम यहाँ पर यूनिट बोलेंगे। 2X1 + 3X2 + 4X3, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कि सोप, कलर और उसकी सोडा की, ये तीनों की हम जो है अमाउंट क्वांटिटी ले रहे हैं और शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर X1 X2 X3 की वैल्यू निकालेंगे जिससे हम अपने डिसीजन को बेटर कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज सोल्यूशन एक निकाल सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन मेथड में है कि हमें किस रूट से कहाँ पर कितना माल, कितनी क्वांटिटी में, कितनी कॉस्ट के साथ भेजना चाहिए जिससे हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। इसके अलावा क्वेंग थ्योरी में हम अपनी मशीन को किस, या हमारे पास जो वर्कर्स का एक सीक्वेंस है हम उसको किस सीक्वेंस में लगाएं सीक्वेंसिंग थ्योरी के जरिए, या रिप्लेसमेंट मॉडल, हम अपनी मशीन को अगर उसमें एक पर्टिकुलर रेट से डिप्रिसिएशन लग रहा है तो हमें उसको कितने ईयर बाद रिप्लेस करना चाहिए, वो रिप्लेसमेंट मॉडल में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसकी ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो बिजनेस में हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि OR इज अ डिसीजन मेकिंग टूल। जैसे यहाँ पर पहले लिखा है डिसीजन मेकिंग है, ये OR इज अ डिसीजन साइंस विच हेल्प्स मैनेजमेंट टू मेक बेटर डिसीजन। मैनेजमेंट को बेहतर डिसीजन बनाने में ये हेल्प करता है। यहाँ पर लिखा OR इज अ डिसीजन साइंस। ये साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें सारे के सारे मैथमेटिकल अप्रोचेज इस्तेमाल या मैथमेटिकल मेथड इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये प्योर साइंस है, इसमें थोड़ा आर्ट भी है। तो हम इसके नेचर की अगर बात करेंगे भी कि ये प्योर साइंस भी नहीं कह सकते हैं, इसमें आर्ट भी हो थोड़ा, क्योंकि जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह है तो वो हम कह सकते हैं कि एज वेल एज आर्ट भी होगी ये। लेकिन इसके जो जितने भी अप्रोच हैं वो साइंटिफिक अप्रोच होंगे। अगला, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। अब यहाँ पर IT का मतलब ये है कंप्यूटर से रिलेटेड। पहले जब शुरुआती दौर में था तो इसके जितने भी इस्तेमाल थे सब मैनुअल ही होते थे। क्यों? क्योंकि उस समय कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। अब कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज OR टेक्निक के फादर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो मेथड इस्तेमाल किए थे वो क्या था, मैनुअली चलते थे पहले।
लेकिन 90 के दशक के बाद से जब से इंटरनेट और ये आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिनके ज़रिए आपके नए-नए सॉफ्टवेयर या टूल्स बन के आ गए हैं, उसके बाद से इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होने लगा है और बिज़नेस में ऑपरेशंस रिसर्च का इतना बढ़िया इस्तेमाल होने लगा है कि इससे बहुत बढ़िया-बढ़िया रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के इस्तेमाल से काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी ईज़िली सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटेशन करना हो, तो मैनुअली करने में जो चीज़ को हमें 1 घंटा लगता था, कंप्यूटर उसको 2 मिनट में सॉल्व कर देगा। इसके लिए कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमें बहुत इजीली बहुत लंबी-लंबी सॉल्यूशन को और एक्यूरेट रिजल्ट मतलब कि इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है मैनुअल की जगह। तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट के साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमारे जो सॉल्यूशन है इजीली दे देते हैं। इसके सॉफ्टवेयर के तौर पर हम देखें तो जैसे SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, फिर लोटस, इसके अलावा पाइथन, आर सॉफ्टवेयर, एस सॉफ्टवेयर, ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके जरिए आप इसकी कुछ टूल्स और टेक्निक्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इक्वेशन वगैरह बना तो छोटे मोटे इक्वेशन तो आप इसके जो एक्सेल वगैरह होते हैं वहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो है कंप्यूटर के इस्तेमाल से बिजनेस में इसका बहुत बेनिफिट हुआ और इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व होने लगी। तो ये इसका एक करेक्टरिस्टिक हो गया ऑपरेशन रिसर्च का। अब बात करते हैं तीसरा करेक्टरिस्टिक इसका, क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन। Operations research provides the manager with a quantitative basis for decision making or attempts to provide a systematic and rational approach for quantitative solution in the various managerial problem. Quantitative solution का मतलब ये है कि ये आपको केवल एक नंबर निकाल के देगा। ये जो है केवल एक नंबर निकाल करके देगा। जैसे अब बात करें कि जो आपने मान लीजिए वैम मेथड लगाया, अब ट्रांसपोर्टेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए कई मेथड हैं। उनमें से एक है NWCR मेथड, दूसरा LCM मेथड, तीसरा है आपका गॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड या जिस वैम मेथड भी बोलते हैं। इसके अलावा इन तीनों से सॉल्व करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं होता है, तो हमारे पास फिर उसको और आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज स्टेपिंग स्टोन मेथड या मॉडिफिकेशन मेथड। तो जब हम इनके जरिए सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो हमारे पास लास्ट में एक फाइनल अमाउंट आता है, एक नंबर आएगा। वो क्या होगा कि वो जो भी होगी तो कॉस्ट को मिनिमाइज होगा, तो अलग जितने भी हमारी कॉस्ट होगी उसको बता देगा कि ये इसका इतना मिनिमम है, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो वो नंबर होता है, वो एक नंबर होता है। अब इसी के आगे एक आपकी कंस्ट्रेंट है, दैट इज ह्यूमन फैक्टर। In deriving quantitative solution, we do not consider human factor, which absolutely play a great role in the problem. So, study of the OR is incomplete without a study of human factor. अब अगर ये क्वांटिटेटिव नंबर दिया, जैसे मैंने बताया कि हमने कॉस्ट को मिनिमाइज किया, अगर हमने कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया है, एक नंबर मिला है, तो वो नंबर क्या है, कॉस्ट मिनिमम, तो उसको हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। बिना इंटरप्रिटेशन के हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन निकाला ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मॉडिफिकेशन मेथड से और अपने टॉप मैनेजमेंट के पास ले गए, वो नंबर आपने उसको रख दिया, तो वो क्या समझेगा। मान लीजिए आपकी जो कॉस्ट की ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है वो आया 1000, आपने कहा कि सर ये 1000 है, तो जब वो 1000 आप बताएंगे तो आपका जो मैनेजमेंट है वो कहेगा ये 1000 क्या है, आपने कहा कॉस्ट मिनिमाइज, तो फिर आपको उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, आपने कैसे उसको मिनिमाइज किया है कॉस्ट को, और ये 1000 जो ऑप्टिमम कॉस्ट है वो कैसे आई है। तो इसमें विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के होता है। वैसे भी ये तो सिंपली इंटरप्रिटेशन की बात हो गई। अगर कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन काम करती है तो वो विदाउट ह्यूमन काम नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि उसको आप रख दें और वो ऑटोमेटिक चलने लगे। इवन जो आपके रोबोट भी बनते हैं वो विदाउट ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्वमेंट के नहीं होते हैं, उसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग करने के बाद उसको आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर पूरी मशीन है, वो हर चीज कर सकता है जो आदमी नॉर्मली नहीं कर सकता, लेकिन उसको ऑर्डर ह्यूमन को देना पड़ेगा। उसमें होती है कमांड जिसको बोलते हैं, उससे जो हम क्लिक करते हैं या कोई शॉर्टकट चीज करते हैं या हम उसमें बटन दबाते हैं, तो ये क्या होता है, हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये हम उसको कमांड कर रहे हैं।
तो विदाउट ह्यूमन फैक्टर के हम इसको नहीं कर सकते हैं। हमें जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उनके इंटरप्रिटेशन के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, और अगर हमें कोई मशीन में है या कुछ वैसा लगाना है तो उसमें भी हमें ह्यूमन को जरूरत पड़ती है। तो विदाउट ह्यूमन फैक्टर के हम इसको इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च में ह्यूमन फैक्टर एक जो है बहुत लार्ज रोल प्ले करता है उसकी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर ह्यूमन नहीं होगा तो फिर इसकी स्टडी अधूरी रहेगी, क्योंकि इसके जो भी सोल्यूशन आएंगे उसको बताने के लिए भी तो कोई चाहिए। ठीक, तो ये हो गया ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्वमेंट। अगली बात करते हैं सिस्टम ओरिएंटेशन। बात करते हैं कि ओआर स्टडी, जो ऑपरेशन रिसर्च की स्टडी है वो किसी एक लोग के सहारे नहीं चलती। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक डिपार्टमेंट नहीं होता है, उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं, और वो सारे के सारे डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब कि वो सभी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगर वो लिंक, हाँ एक चीज और, अभी जो चीजें मैं बता रहा हूँ आगे आपके मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मतलब कि ऑपरेशन रिसर्च इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग आएगी तो इनका इस्तेमाल वहां होगा। यही चीजें हम पीछे फिर बताएंगे कि इसका कैसे, जो ये चीजें हैं वो वहां पर इस्तेमाल के तौर पर, एप्लीकेशन के तौर पर कैसे आएंगी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें आपका हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल एनालिसिस डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, इस तरह से कई डिपार्टमेंट होते हैं। अब उसमें से अगर ऑपरेशन रिसर्च हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो क्या केवल उसी डिपार्टमेंट के लिए होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऑपरेशन रिसर्च की स्टडी है वो एज ए होल होती है। उसमें क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट या जितने भी डिवीजन होते हैं उन सबसे उसका इंटर रिलेशन होता है। वो किसी ना किसी रूप में अगर एक जगह वो इस्तेमाल होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे डिवीजन पर भी होता है। और हमको जब हम ये चीज करते हैं तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम किसी एक डिपार्टमेंट में कोई मॉडल या कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका दूसरे डिवीजन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डिसीजन तभी ले सकते हैं जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक होल ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, भले ही केवल ऑपरेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट से हमें फायदा हो, लेकिन अगर उससे दूसरे डिपार्टमेंट का इफेक्ट नेगेटिव जा रहा है तो फिर हमें उसमें रिकंसीडर करने की जरूरत है। तब हमें फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, हम फिर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फिर हमें अपने डिसीजन को इवेलुएट करना पड़ेगा, उसको फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। तो हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उनको हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को हम एज ए होल लेते हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर एक डिवीजन। और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हमें सब पूरे डिपार्टमेंट को मिलकर के पूरा करना होता है। तो एज ए हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च एज ए सिस्टम ओरिएंटेशन एज ए होल काम करता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर, ये बीच बीच में परेशान करते हैं। ठीक, तो पर्टिकुलर एक डिवीजन के लिए नहीं होता, पूरे एज ए सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या एज ए सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में कई चीजें मिलकर के बने, मदरबोर्ड, रैम, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, और इसके अलावा आपका सीपीयू, ये सब जब मिलते हैं तब पूरा कहलाता है कंप्यूटर। ये अलग अलग इन चीजों के कोई मायने नहीं है। अगर आप चाहें कि केवल मॉनिटर चल जाए तो केवल मॉनिटर नहीं चलेगा, अगर आप चाहें कि केवल माउस चल जाए तो माउस नहीं चलेगा। जब आप पूरा उसमें कनेक्ट कर देंगे, पूरा एज ए सिस्टम बना देंगे, तो फिर वो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। ऐसे ही ऑपरेशन रिसर्च की जो टेक्निक्स और मॉडल्स हैं वो पूरे सिस्टम पर एज ए होल वर्क करती है, ना कि एक पर्टिकुलर किसी डिवीजन पर। ठीक, आगे बात करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच। अब साइंटिफिक अप्रोच हमने बताया था अभी कि इसमें जो है साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में होता है, उसमें क्या होता है, हम लेबोरेटरी में काम करते हैं और उसमें हमारे बाहरी जो लोग हैं उनका इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। लेकिन जो ऑपरेशन रिसर्च की स्टडी होती करते ये भी साइंटिस्ट ही हैं, लेकिन ये बाहर करते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं,
ये सब का केमिस्ट्री या फिजिक्स होता है ना, वो लैब में होता है। और हमें क्या होता है, ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, तो हमें लैब के बाहर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में करना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगर केमिस्ट्री का कोई निकालना है तो आपको केमिकल मिलाने पड़ेंगे। अब लेकिन अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई मॉडल जनरेट करना है या कोई डेवलप करना है या मार्केटिंग का कोई मॉडल डेवलप करना है, तो आपको क्या है, लैब में बैठ के, एक कमरे में बैठ के नहीं कर सकते हैं आप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल डेवलप कर रहे हैं तो आपको रूट, व्हीकल, कॉस्ट, इन सबको एनालाइज करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी मेथड तो साइंटिफिक है, लेकिन ये लैब में नहीं होता है, ठीक। इसको हम डेफिनेट तरीके से क्लियरली इसको ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे लैब में होता है ना कि केमिस्ट्री में कि या फिजिक्स में कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। सारी सेम चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लैब में नहीं होता और इसके पूरे के पूरे साइंटिफिक मेथड लगते हैं। जैसे वहां पर हम केमिकल वगैरह फिजिक्स वगैरह में इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर हमारे पास इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे, हमें इसमें लगाना पड़ता है नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और फिर जब हम हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं, उसको जो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के जरिए हम अपनी उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करने के बाद जब हम उसमें रिजल्ट निकालते हैं, उस रिजल्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करके फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसको इंटरप्रेटेट करते हैं कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट रिजल्ट है। जो हमने हाइपोथेसिस मानी थी वो सही है क्या गलत। जैसे आप मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, मान लीजिए कि x बराबर y है, फिर x की कुछ वैल्यू देते हैं, फिर y की कुछ वैल्यू देते हैं, फिर ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं, फिर लास्ट में फाइनल प्रूव कर देते हैं कि हाँ x बराबर y है, तो हमने जो माना था अजम्पशंस वो सही है। ऐसे ही हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कि हमने माना कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, ठीक। अब फिर हमने इसको अपने जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनके जरिए अपनी इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, लोगों से पूछेंगे, फिर मैथमेटिक्स लगाएंगे, अपना एवरेज लगाएंगे, मीन मीडियन मोड लगाएंगे, या फिर जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई टेस्ट, जो भी टेस्ट लगाएं। इस तरह से ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर है। इसके बाद हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास सही आएगा कि हमारे, हाँ, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होती है, इट मींस आवर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इफ द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट इज नॉट इन मार्केट, सो इट मींस हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, अगर डिमांड नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज के सॉल्यूशन दो ही होते हैं, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक साइंटिफिक मेथड के जरिए इसके सारे रिजल्ट निकलते हैं, और हम इसकी स्टडी जो है साइंटिफिक मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि वो ऑपरेशन रिसर्च हमारा एक साइंटिफिक अप्रोच को लागू करता है। जो ऑपरेशन रिसर्च में साइंटिफिक अप्रोच होता है, तो ये इसका हो गया एक करेक्टरिस्टिक। आगे बात करते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। अभी जब मैंने बताया था कि सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम ओरिएंटेशन में किसी एक डिपार्टमेंट में इसका इम्पैक्ट अगर होगा तो वो उसका दूसरे डिपार्टमेंट को भी इफेक्ट करेगा। अगर एक डिवीजन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में भी होगा। क्यों? केमिस्ट्री का इंजीनियर आएगा, केमिकल इंजीनियर, और वो बना देगा। जब इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन सिंप्लेक्स या कोई भी मॉडल, अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि अगर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले इस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एचआर डिपार्टमेंट पर क्या प्रभाव, इंजीनियर आएंगे, मतलब कि फाइनेंस के, मार्केटिंग के, एचआर के, और फिर वो सब मिलकर के बनाएंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी जो हमारे ऑपरेशंस रिसर्च है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट या इंडिविजुअल मेंबर डिफरेंट फील्ड के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इसमें इकोनॉमिस्ट भी होंगे, स्टैटिशियन भी होंगे, फिजिसिस्ट भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, मार्केटिंग वाले भी होंगे, कई तरह के लोग होंगे। अब वो सब मिल करके बनाते हैं, तो जब सारे मिल करके बनाएंगे तो उन सब के बीच में एक इंटर रिलेशन बनता है।
तो रिलेशनशिप बनेगा तो उनके बीच में वो कहलाता है टीम बिल्डिंग। जब टीम अप्रोच हो गई और ये अलग अलग डिसिप्लिन हो गए तो पूरा बन गया इंटर डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग डिसिप्लिन के लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसमें से इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो ये हो गया इसका इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक, ये इसका था 7वां का स्टेज है। अब बात करते हैं 8वीं का स्टेज, दैट इज अनकवरिंग न्यू प्रॉब्लम्स। अब अनकवरिंग न्यू प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ से दो तरीके से आप सोच सकते हैं। न्यू प्रॉब्लम्स का मतलब कि जब कोई चीज आप लागू करते हैं तो हो सकता है कि उससे प्रॉब्लम्स भी हों। अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो नए सॉल्यूशन भी निकलेंगे। अगर नए सॉल्यूशन निकलेंगे तो लोगों को क्या क्रिएटिविटी भी होगी। सॉल्यूशन ऑफ एन ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम में अनकवर ए नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स। जरूरी नहीं कि जो चीज हम जो मॉडल या जो टेक्निक लगा रहे हैं उससे हमारे रिजल्ट तो सही आ जाए और उसका प्रभाव कहीं ना पड़े। अगर पड़ेगा तो हो सकता है उनमें प्रॉब्लम ही, तो पॉसिबिलिटी है कि इससे और नई प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती हैं। इन ऑर्डर टू derive द मैक्सिमम बेनिफिट ईच वन ऑफ देम मस्ट बी सॉल्व्ड। और हमें इस इन ऑर्डर टू derive मैक्सिमम, अगर हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सबको सॉल्व करना पड़ेगा। OR is not effectively used if it is restricted to one short problem only। अगर ये केवल एक ही चीज, मतलब कि जैसे घोड़े की आंख नहीं होती, घोड़े की आंख में चश्मा लगा दिया जाता है कि आपको केवल एक ही सीधे देखना है, आप अगल बगल नहीं देख सकते, तो वो सीधा सीधा चला जाता है। फिर अगर उसको मोड़ना होता है तो क्या उसको रस्सी के जरिए उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए। अगर ये केवल एक ही प्रॉब्लम के लिए होगा तो अदर डिवीजन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर अदर डिवीजन की प्रॉब्लम है तो उन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, इन ऑर्डर टू डिराइव फुल बेनिफिट्स कंटिन्यूटी ऑफ रिसर्च मस्ट बी मेंटेन्ड। हमें पर्टिकुलर प्रॉपर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, मॉनिटर करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो नई प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इससे एक चीज और बेनिफिट होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक्सपर्ट होते हैं, उससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। नई प्रॉब्लम, नए सॉल्यूशन। ठीक, ऐसा नहीं कि अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो प्रॉब्लम आती है उनसे भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर ऑपरेशन रिसर्च। अब बात करते हैं इसके। नेचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। The term operation research refer to the application of scientific methodology of several different disciplines to come। ये सारा लगभग हम सब कुछ बता सकते हैं। ठीक, the operations researchers are expected by managers to analyze the managerial problems which under operation research। एक सेकंड स्टूडेंट्स। आप लोग ये नेचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च पढ़िए जो स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें।
Operations researchers are expected by managers to analyze the managerial problems, operations of system to gather essential data, to interpret those data to build one or more models, to manipulate and experiment with those models, and finally to predict and make recommendation about future operations. अब कहते हैं कि जो इसके रिसर्चर्स और जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो जो इसकी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होती हैं उससे डेटा एक कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल में उस डेटा को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो उसके रिजल्ट होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं और फिर उस मॉडल को अप्लाई करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन होते हैं उसको फ्यूचर में the growth of operations research activities in organization has been rapid. The operations research specialists have not replaced managers. करेक्ट। जो ओआर के एक्सपर्ट हैं उनका मेन रोल क्या है? उनका मेन रोल ये है कि जो हमारे टॉप मैनेजमेंट हैं वो जो डिसीजन लेते हैं बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में, उनके डिसीजन को बेटर बनाया जा सके। तो बहुत काम भी बढ़ गया है। ये कहीं मैनेजर के उसमें पार्ट, लेकिन ऐसे टेक्निक्स या के स्पेशलिस्ट हैं ताकि वो बेटर डिसीजन ले सकें। ऑपरेशन रिसर्च में प्रोवाइड टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स विद ए क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजन दैट विल इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ सच पर्पस। द कमिटी ऑन ऑपरेशन रिसर्च, तो ये जो है टॉप लेवल के लिए होता है। मतलब कि इससे जो वो अपना मॉडल जनरेट करेंगे, मॉडल जनरेट करने के बाद अपना उसको जो सॉल्यूशन करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको कंट्रोल, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोलिंग वगैरह देखेंगे। कंट्रोल देखने के बाद उसको जो है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट, उससे जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे। तो टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे, फिर वो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा भी। अगर एट ऑपरेशन लेवल OR provides scientific rules of decision making. For example, economic laws may be used instead of such rules of health risks. क्या होता है, सबसे लॉटरी की समझ गया, अच्छी बात है, नहीं कर गया वो काम से, ठीक। लेकिन जो साइंटिफिक डिसीजन होंगे वो हमारे पास बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। Likewise, scientific rules for production, scheduling, equipments that fail suddenly or detroits. कभी कभी क्या होता है, प्लेसमेंट मॉडल, शेड्यूलिंग मॉडल, नेटवर्क टेक्निक्स, क्रिटिकल पाथ मेथड, नेटवर्क पर्ट वगैरह, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक वगैरह, ये सारे के सारे ऐसे साइंटिफिक मेथड हैं जिसके जरिए हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और OR प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू प्रॉब्लम्स फॉर डिसीजन एट हायर एक्लॉन्स। इसको और जितने बेटर डिसीजन, मतलब कि हायर लेवल पर भी इसके हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल करें। ये काफ़ी बड़ी, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हम इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। OR प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू प्रॉब्लम फॉर डिसीजन एट हायर एक्लॉन्स, ठीक। मतलब कि ये हमारे हायर लेवल के डिसीजन को भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर marketing simulations attempt to reproduce the behavior of distributors, customers and or competitors.
अब जैसे बिहेवियर होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। अब इसमें कह रहे हैं कि मार्केटिंग सिमुलेशंस क्या होती हैं? मतलब कि जो कुछ ऐसे बिहेवियरल फीचर होते हैं जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्पैक्ट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड होता है। ये मार्केटिंग सिमुलेशंस वही होते हैं जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर्स या हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके बिहेवियर को रिप्रोड्यूस द बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। होता क्या है कि जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी क्या होती है, पता कोई प्रोडक्ट लॉन्च तो हो सकता है वो उससे बेटर स्ट्रेटजी और पीछे कर सकते हैं या अपने कॉम्पिटिटर से हम बेटर कर सकते हैं। कस्टमर सिमुलेशंस को सीख करने में कस्टमर क्या चाहता है। जैसे अगर हम आपसे जब सर्वे, आपने देखा होगा कि बहुत से आपको फोन कॉल्स आते हैं प्रोडक्ट के बारे में, आपको मेल्स आती हैं, उसमें कुछ सर्वे के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस ऐसे फालतू नहीं पूछे जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो आप जवाब देते हैं उन आंसर्स को वो लोग एनालाइज करते हैं। पता चला कि उन्होंने एक मार्केट पर्टिकुलर, मान लीजिए कानपुर गया, ये सर्वे किया गया और 2000 लोगों पर सर्वे करने के बाद उनसे क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस पूछने के बाद उनके जो आंसर्स हैं उन आंसर्स को एनालाइज किया गया कि कितने लोगों ने कैसा कैसा आंसर दिया है। अब जब आंसर देंगे तो उसका एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद फिर जो है वो अपने प्रोडक्ट को और उन आंसर से मैच करते हैं कि कितना वहां पर वो मॉडिफाई वो कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को। फिर प्रोडक्ट को मैच करने के बाद फिर वो अपनी स्ट्रेटजी देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो कि एक बहुत, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना या अपने कस्टमर्स को तक पहुंचाना या कस्टमर्स की दिमाग में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो जब हमें उन जवाब मिल जाते हैं अपने कस्टमर्स के सर्वे के जरिए और हम उनको एनालाइज करते हैं वो टेक्निक्स के जरिए, तो हम उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। उसके बेस पर जो रिजल्ट हमारे सॉल्यूशन आएंगे उससे हमारा टॉप मैनेजमेंट हमारा डिसीजन लेगा कि हमें आगे सर में चलता है, जिससे बैंक बिहेवियर आपने अगर मार्केटिंग पढ़ी होगी तो उसमें बाइंग बिहेवियर होता है, उसके कुछ स्टेप्स वगैरह होते हैं। कॉम्पिटिटिव सिमुलेशन सीक टू डिस्क्राइब द मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव सिमुलेशन, तो हमारे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज हैं वो किस तरह की हैं, और जो हमारे पास मार्केटर की स्ट्रेटजी है, जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो किस तरह से काम करती है। तो हमें अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी और अपने कस्टमर की जो सोच थिंकिंग है उसका हम पता लगा बिहेवियरल एस्पेक्ट है। सच मॉडल्स डू नॉट प्रोवाइड ऑटोमेटिक डिसीजन बट एक्सप्रेस सम एस्पेक्ट्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। मैंने बताया कि ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है, तो इससे एक क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन आएगा। नीचे लिखा है such models do not provide automatic decision but express some aspects of real life situation in the light of which the executive can exercise better judgment। जो रिजल्ट निकलेंगे वो आपको डिसीजंस नहीं देते हैं। जो रिजल्ट निकलेंगे वो आपको डिसीजन नहीं देंगे, वो केवल आपको एक सॉल्यूशन देंगे। हो सकता है कि वो सॉल्यूशन उससे मैच कर रहे हो या ना कर रहे हो। अब ये आपको, जो मैनेजमेंट है या आपके एग्जीक्यूटिव जो टॉप मैनेजमेंट है, उसको डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। अभी पीछे जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे तो हमने इसमें ह्यूमन फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट बताया था कि ह्यूमन फैक्टर इसमें एक मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो जब ये मॉडल हमें डिसीजन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये है कि हाँ उस रियल लाइफ सिचुएशन जो हमने एनालाइज की है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम जिन कंडीशंस में हमने इस मॉडल को टेस्ट किया था
में इन परिस्थितियों में इसको रियल हमारे टॉप मैनेजमेंट को करना होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे ऑपरेशन रिसर्च की कुछ प्रकृति थी। ये हमारा जो मैनेजमेंट है वो डिजाइन इसके एप्लीकेशंस की। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारे पास नेचर, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर, ये चीजें कवर हुई हैं अभी। ठीक, कुछ इसमें से ये और कई हैं। मैं जो अमेरिकन सोसाइटी है उसकी एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं लोग, उसको आप मेन चीज याद कर लीजिएगा। अगर कभी भी ओआर आए और डेफिनेशन आए तो लेटेस्ट डेफिनेशन में आप इसको डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ऑपरेशन रिसर्च इज एन एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइंस। एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइंस याद रखिए, ऑपरेशंस रिसर्च इज एन एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब कि उसको एप्लीकेशन किया जाता है रियल वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट करके। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसको अप्लाइड करते हैं। अप्लाइड साइंस का मतलब कि उसके जो हम डेली रूटीन, जो भी चीज साइंस की कोई भी चीज हो जो हम डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है अप्लाइड। जैसे एक होती है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, तो वो हमारे क्या होता है जो हमेशा अक्सर इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं अप्लाइड साइंस में के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही ऑपरेशन रिसर्च इज एन एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइंस डिवोटेड टू ऑब्जर्विंग, मतलब कि ऑब्जर्व करने के लिए, मॉनिटर करने, देखने के लिए, सुपरवाइजिंग करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, एंड प्रिडिक्टिंग एक अनुमान लगाने के लिए द बिहेवियर ऑफ पर्पसफुल मैन मशीन सिस्टम। मतलब कि जिससे बिहेवियर ऑफ पर्पसफुल मैन मशीन सिस्टम, मतलब कि यहाँ मैन मशीन सिस्टम से मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिवली एंगेज्ड। और ऑपरेशन रिसर्च के वर्कर्स यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, वो एक्टिवली मतलब कि उसमें प्रॉपर एंगेज्ड हैं इन अप्लाइंग दिस नॉलेज, ओआर की नॉलेज को अप्लाई करने के लिए टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। मतलब जो हमारे बिजनेस है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी में उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, अब इसको सिंपल समझिए। ऑपरेशन रिसर्च हमारी एक एक्सपेरिमेंटल और अप्लाइड साइंस है जो कि डिवोटेड है किसके लिए, ऑब्जर्विंग करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए। जो वहाँ वर्कर काम करते हैं उनके प्रॉपर जो नॉलेज है उसको प्रॉब्लम को, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो ये एक डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन रिसर्च की। इसके अलावा और ढेर सारी डेफिनेशन हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है आपके ग्रुप में, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। अभी तक जो पढ़ाया है अगर उसमें से किसी की समझ में कुछ ना आया हो तो पूछ सकता है। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो पूछ सकता है। किसी की कोई क्वेरी, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो चैट सेक्शन में या तो फिर वॉइस के जरिए पूछ सकता है। If any query asked to chat or voice, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। सब लोग सो गए क्या? नो सर। सबकी समझ में आ रहा हो तो ठीक, नहीं तो फिर अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सर अभी तो कोई क्वेरी नहीं है, एक बार हम लोग पढ़ के दोबारा आपसे कंफर्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो जो कल मैं पढ़ाऊंगा उसका लेक्चर भी मैं अभी आपके
उसमें ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको पढ़िएगा और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुरारी बाबू की कथा की तरह रामायण जो सत्यनारायण की कथा है सुनते रहें। आज मैं आपको अभी जो है थोड़ी देर बाद वो जो कल पढ़ाना है उसका, कल या परसों पढ़ाएंगे, उसका नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आपको। आप लोग उसको पढ़िए और फिर उसको समझिए और फिर मुझसे पूछिएगा, तो फिर हम लोग एक प्रॉपर इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। अब मुझे में ऐसे पता नहीं चल रहा ना कि आप लोग सो गए कि उसमें समझ रहे हैं वो, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। मैं नोट्स आपके साथ प्रॉपर शेयर करता रहूँगा और जो भी चीज़ें हैं, ये एक पीपीटी है, आप इसको एक बार चेक कीजिए। और जो हमने आज पढ़ाया है इसमें से काफ़ी कुछ है, लेकिन इसका नोट्स प्रॉपर हम पीडीएफ में आपको सेंड कर देंगे। फिर डिसीजन मेकिंग जो मैंने बताया टेक्सटिक्स में, साइंटिफिक अप्रोच ये देखिए, ये बता दिया है। इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन फैक्टर, स्कोप ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। अच्छा हाँ, स्कोप ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च ये एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर हो सकता है। इसका स्कोप जो है कई जगहों पर है, मार्केटिंग, पर्सनल, एचआर फील्ड्स इसके देखिए कौन कौन से हैं। नेशनल प्लानिंग इन बजटिंग, डिफेंस सर्विसेज, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, R&D इंजीनियरिंग। नेशनल प्लानिंग एंड बजटिंग में ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर है, कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे OR इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, देखिए गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ इस्तेमाल, 5 ईयर प्लान्स में, एनुअल बजट्स में, फोरकास्टिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, शेड्यूलिंग ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, एस्टिमेशन ऑफ जीएनपी में, जीडीपी में, पॉपुलेशन कैलकुलेशन में, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर यील्ड्स है। डिफेंस सर्विसेज में, these are the sectors where operation research is used in defense services. This is industrial establishment and private sector units. OR can be effectively used in these sectors such as plant location and setting, finance planning, product and process planning, facility planning and construction, production planning and control, purchasing, maintenance management, personnel management, R&D and engineering. In these sectors, we can apply the operations research techniques. This is the methodology that we will study, go through by tomorrow. This is the steps which is involved in methodology of operations research. These are the tools. तो इसकी जरूरत नहीं है अभी तो फिलहाल। तो किसी की कोई क्वेरी नहीं है? अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करें।